नमस्कार साथियों, मैं विशु कश्यप। स्वागत है आपके अपने चैनल विशु कश्यप इन्फॉर्मेटिव पे। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग जो है बचा हुआ ऑयल इंडिया से रिलेटेड जो जानकारी था उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑयल इंडिया रिलेटेड, उसमें जो है कुछ जानकारी दिए थे। उस जानकारी के बाद जो अगला जानकारी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें जो जानकारी दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था, और ये जानकारी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक वैकेंसी निकला है ऑयल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट जूनियर क्लर्क कम डाटा ऑपरेटर का। उसमें जो है एक 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि ना ऑयल इंडिया से रिलेटेड पूरा उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसका पूरा व्यापार के बारे में समझाने का प्रयास होगा। उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें कि उसका कुछ जानकारी, आधा जानकारी उसमें दिए थे। आज इसका पूरा जानकारी देके आज इस सीरीज को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं और इस चैनल को मतलब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इससे पहले वाला वीडियो पे जाके उसको देखिए। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से आप देखिए, देख के फिर यहाँ आइए। चलिए ठीक है, तो अब जो है इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा पीछे वाला जो पिछले वाले वीडियो में जो बताए थे उसका एक सारांश हम यहाँ बता दें। तो चलिए बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1889 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में एक पेट्रोलियम का खदान मिला। वहां पर जो है खुदाई करके वहां से पेट्रोलियम निकालना स्टार्ट कर दिया गया। तो उस समय कौन था? उस समय अंग्रेज उसको निकाल रहा था। अंग्रेज जो है 1889 से लेकर 1947 तक उसको पूरा तरह से निकाल के उसका यूज किया। जब अंग्रेज जाने लगा तो उस जो खदान था, वो जो कंपनी था पेट्रोल का जो निकालने का खदान था, उस खदान का 3 इक्विटी किया। 3 इक्विटी में से 2 इक्विटी को दे दिया किसको? बर्मा ऑयल कंपनी को, यानी म्यांमार की कंपनी को, और 1 इक्विटी दे दिया भारत सरकार को। भारत सरकार उसमें 1 इक्विटी लेकर के उसमें शांत था और वहां पर काम कर रहा था। भारत सरकार ने भारत की कंपनी को दे दिया था, भारत की कंपनी उसको चला रही थी। अब जब 1959 ईस्वी आया तो उस समय भारत सरकार को महसूस हुआ कि अब जो है ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत सोना है, इसको बचा के रखना और इसको अपने देश के लिए यूज़ में कर लाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया, जो बर्मा ऑयल कंपनी थी उसका जो 2% था, मतलब कि 2 हिस्सा उसका था, उसका 2 हिस्सा उसको देके उसको रवाना किया। उसको भी दिक्कत था तो वो भी निकल गया। यहाँ से जाने के बाद अब जो है कंपनी ऑलमोस्ट भारत सरकार के हाथ में आ गई, और भारत सरकार ने 1959 ईस्वी यानी कि 18 फरवरी 1959 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम रख दिया ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम रख दिया। ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम रखने के बाद इसका स्थापना तो हो गया, लेकिन उसका जो है ना पूर्णतः शेयर भारत सरकार के हाथ में नहीं था। अब देखिए, अगर आप बोलिएगा कि इस पे मेरा पूर्णतः अधिकार है या फिर ये इस पे मेरा मालिकाना हक है, इस पे मेरा ज़्यादा अधिकार है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम आपको उस कंपनी का 50% या 51% से ऊपर शेयर आपको अपने हाथ में रखना होगा, यानी इसके बाद आपका मालिकाना हक आता है। तो यह भारत सरकार उसके ताक में था, और भारत सरकार पहले से भी जान रहा था कि ये जो है थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, इसको जल्दी से जल्दी अपने हाथ में लेना है। तो भारत सरकार को इसको अपने हाथ में लेने में सफलता मिली कब? 1983 में। 1983 ईस्वी में भारत सरकार ने इसका लगभग 64% हिस्सा अपने हाथ में लिया और इसको पूर्णतः मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में बना दिया। अभी भी अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड लिखा था उसके नीचे लिखा रहता है भारत सरकार का उपक्रम, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड कभी था प्राइवेट में, लेकिन अब जो है भारत सरकार उसका 64%, लगभग 64% शेयर अपने हाथ में ले लिया, लेके उसको प्राइवेटाइज कर दिया। अब उसके बाद बात आता है क्या कि आगे बढ़ने के बाद मतलब कि अब जो है वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, वहां से ट्रांसपोर्टेशन में आता था सामान, यहाँ पर आता था, तो उसका रिफाइनरी जो है मतलब कि तेल निकालने के बाद उसका रिफाइनरी हम लोग का बरौनी क्षेत्र में, यानी बिहार के बरौनी क्षेत्र, बरौनी रिफाइनरी में वहां से तेल निकल के आता है साफ होने के लिए, वहां से पेट्रोल डीजल बन के वापस आता है। तो उस समय ट्रांसपोर्ट चलता था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी आता था, उसके बाद कभी ट्रैफिक में फंस गया, इस तरह का दिक्कत होता था। तो भारत सरकार ने यह परियोजना बनाया कि क्यों ना इसको ना पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाए। बहुत सारे देश में ऐसा होता था, तो यहाँ पर भी सोचा गया पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाए। तो 1962 ईस्वी में पाइपलाइन का शुरुआत हुआ, यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू उसको भेजा जाएगा। तो इससे यहां तक हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। अब इससे आगे बताने का प्रयास करते हैं पाइपलाइन से। तो देखिए, टोटल 10 पाइपलाइन जो बैठाया गया उसका जो दूरी था, टोटल डिस्टेंस था 1157 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो है पाइपलाइन का यह 1157 किलोमीटर। देखिए, कुछ और भी डिस्टेंस है, लेकिन हम वही क्षेत्र का बता रहे हैं जिस क्षेत्र में यह वैकेंसी निकला है, क्योंकि अभी जो पूछने वाला है ना इसी क्षेत्र से रिलेटेड पूछेगा। देखिए, वैकेंसी कहाँ का निकला है? आसाम में निकला है, आसाम के बहुत सारे क्षेत्र में निकला है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारे क्षेत्र में निकला है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र में निकला है। तो इस सब क्षेत्र में पूरे यानी पूर्वोत्तर राज्य में निकला है, और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में निकला है, यहाँ पर निकला है। तो आप उससे रिलेटेड जो भी पाइपलाइंस है, जो भी पंप स्टेशन है, रीगर स्टेशन है, इस सब से रिलेटेड जानकारी देंगे, क्योंकि इसी सब से रिलेटेड ज्यादातर पूछेगा, उससे आगे नहीं पूछेगा। तो इसका जानकारी हम दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो है डिस्टेंस मतलब कि ये जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन मतलब कहा जाए क्या कि जोराहाट यानी असम से लेकर के बरौनी तक का ये जो पाइपलाइन का डिस्टेंस है, ये टोटल 1157 किलोमीटर है, 1157 किलोमीटर है।
1157 किलोमीटर तक यह पूरा पाइपलाइन बैठा हुआ है। अब आपको पिछला बार बताए थे कि पाइपलाइन जब 1157 किलोमीटर बैठाएगा तो बीच में ना उसको वहां से अगर भेजेगा तेल, सपोज कीजिए डिगबोई से वहां से तेल भेजा, तो उसका प्रेशर ना बीच में खत्म हो जाएगा और तेल वहीं रुक जाएगा। तो उस प्रेशर को बनाने के लिए रास्ते में कुल 10 पंप स्टेशन बैठाया गया, टोटल 10 पंप स्टेशन बैठाया गया। यह जो 10 पंप स्टेशन है यह अलग अलग कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगभग रखिए गया कि 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 10 पंप स्टेशन बैठा दिया गया था। 10 पंप स्टेशन बैठाया गया तो 10 पंप स्टेशन का नाम यहां पर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके आगे पढ़ते हैं। और 10 पंप स्टेशन के बाद लगभग 17 रिपीटर स्टेशन बैठा है। अब बताइए रिपीटर स्टेशन क्या होता है। देखिए रिपीटर स्टेशन इस तरह से लगाया जाता है, आप एक तरह से इस तरह समझिए कि दो बराबर, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा कंपनी है, यहाँ पर एक बड़ा कंपनी है, दो कंपनी है और यह दोनों जो है ना पाइपलाइन के थ्रू ज्वाइंट किया हुआ है। अब है क्या, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 150 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस हो जाता है। अब सपोज कीजिए इस डिस्टेंस के बीच में अगर कहीं पाइप में लीकेज आया, ऐसे तो आता नहीं है, फिर भी अगर पाइप में लीकेज आया, अंडरग्राउंड पाइप है, पाइप में लीकेज आया, या प्रेशर कहीं ड्रॉप कर रहा है, कहीं से कुछ लीकेज है, या कुछ भी मेंटेनेंस वाला काम है, वह मेंटेनेंस वाला काम कौन करेगा, तो वह मेंटेनेंस वाला काम करेगा रिपीटर स्टेशन। कौन करेगा, रिपीटर स्टेशन। तो यह रिपीटर स्टेशन जो है मेंटेनेंस का काम करता है। दूसरा क्या, इस दोनों कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, देखिए अब ना मोबाइल फोन का जमाना आ गया, जिस समय का ये बात हो रहा है ना, उस समय जो चलता था टेलीफोन के थ्रू होता था और वहां काफी ज्यादा डिस्टेंस पड़ जाता था, तो बीच में रिपीटर स्टेशन बनाया गया। तो ये रिपीटर स्टेशन क्या करती थी, ये रिपीटर स्टेशन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखती थी, दोनों इसका कम्युनिकेशन गैप और इसका कम्युनिकेशन दोनों बनाए रखती थी, ताकि इसके दोनों के बीच का गैप नहीं आए। आप ऐसे अगर कहीं भी अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड कहीं गए हैं तो एक टेलीकॉम का एक अलग ही डिपार्टमेंट बना हुआ बैठा हुआ है, टेलीकॉम कंपनी का एक अलग ही डिपार्टमेंट है टेलीकॉम का, जो कि पूरा टेलीकॉम मतलब कम्युनिकेशन देखती है कि किसी तरह से कनेक्शन ना टूटे, सबका कम्युनिकेशन बना रहे, ये देखती है। तो रिपीटर स्टेशन का सबसे पहला काम क्या था, इस दोनों के बीच का जो मेंटेनेंस होने वाला है उस मेंटेनेंस को बनाए रखना, और दूसरा क्या है कि दोनों कंपनी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वह कम्युनिकेशन किसी तरह से ड्रॉप ना हो, यह काम था रिपीटर स्टेशन का। तो टोटल 17 रिपीटर स्टेशन है। इसका नाम नहीं पूछता है, इसका पूछ सकता है रिपीटर स्टेशन कितना, 17 रिपीटर स्टेशन है। कहां पर, तो ये जो है 1157 किलोमीटर यानी कि आसाम से लेकर के बिहार तक के जो एरिया में जो पाइपलाइन बैठा हुआ है उस पाइपलाइन के बीच में कुल 17 रिपीटर स्टेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पंप स्टेशन का काम कब से स्टार्ट हुआ, पंप स्टेशन काम 1962 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, मतलब पाइप बैठाना और पंप स्टेशन को लगाना 1962 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। 1962 से पंप स्टेशन का काम स्टार्ट हो गया, जबकि जो है इसका भारत सरकार के हैंडओवर में कब आया था, 1981 में। 1981 में देखिए 1981 से पहले ना यह कंपनी था भारत में, लेकिन हुआ था क्या ना कि भारत सरकार के हाथ में कम था और प्राइवेट मतलब कि बाहरी आदमी के हाथ में, भारत के ही लोग के हाथ में ज्यादा था, तो भारत सरकार ने उसको खरीद के अपना शेयर इक्विटी बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यह जो है पंप स्टेशन यह किस राज्य से राज्य से गुजरता है, यह कुल 3 राज्य से गुजरता है। सबसे पहले असम आ जाता है, असम में सबसे ज्यादा पंप स्टेशन है, उसके आता है वेस्ट बंगाल में उसके बाद, और उसके आता है बिहार, यानी कि 3 ही राज्य से यह पाइपलाइन गुजरता है। कहां से, असम से, वेस्ट बंगाल से और बिहार से। टोटल डिस्टेंस कितना, 1157 किलोमीटर, असम से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से इससे गुजरता है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यह जो है पाइपलाइन कुल 1157 किलोमीटर में कितने नदियों को पार करता है, तो टोटल 78 नदियों को पार करता है। 78 नदी को पुल के माध्यम से पार करता है, पार करके यहां आता है, तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है 78 नदी को वह पार करके आगे बढ़ता है। तो ये हो गया पंप स्टेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि जो 10 पंप स्टेशन है कौन कौन है, यह पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन यह पूछ सकता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए 10 पंप स्टेशन में से आपको हम पिछला बार बताए थे, 2 तो याद रहेगा, डुमर हो गया, डुमर जहां से हम यहाँ पे अभी वीडियो बना रहे हैं वो वाला, और दूसरा हो गया बरौनी में रिफाइनरी है, ठीक है, तो बरौनी वाला याद रहेगा, बरौनी रिफाइनरी, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बरौनी रिफाइनरी से ही सारा चीज साफ होके फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बरौनी रिफाइनरी हो गया और डुमर मेरा गांव हो गया। ये हो गया 2 बिहार में, तो बिहार का दोनों याद रख लीजिएगा। इसमें से बिहारी तो कोई नहीं है देख रहा होगा वीडियो, लेकिन बिहार का याद रख लीजिएगा। बिहार में हम है, डुमर में हम है और बरौनी में रिफाइनरी है, 2 चीज याद रख लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, PS1 से आते हैं। PS1 है जोराहाट यानी असम में देखिए, असम में कुल 4 है, 5 ठीक है, असम में कुल 5 है, तो 5 तो असम में ले लिया, अकेला असम 5 तो ले लिया, तो असम वाला बहुत होगा तो बहुत को ध्यान में रखिएगा, असम में अकेला 5 तो ले लिया है। तो असम वाला से अगर असम में एग्जाम होगा तो एग्जाम में असम में खास करके पूछेगा। तो पहला है जोराहाट असम में, दूसरा क्या है नुमालीगढ़, दूसरा नुमालीगढ़ है, ये भी असम में है, जोराहाट नुमालीगढ़। तीसरा क्या है सिकोनी,
तीसरा है सिकोनी, जोराहाट, नुमालीगढ़, सिकोनी। चौथा कहाँ है? गुवाहाटी, ये भी असम में ही है। चौथा कहाँ है? गुवाहाटी। और पांचवा क्या है? बोंगाईगांव, ये भी असम में ही। देखिए गुवाहाटी याद रहेगा, बोंगाईगांव याद रहेगा। पहला क्या है? जोराहाट, दूसरा क्या है? नुमालीगढ़, तीसरा क्या है? सिकोनी, चौथा क्या है? गुवाहाटी और पांचवा क्या है? बोंगाईगांव। ये 5 असम से है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम में एग्जाम होने वाला है तो असम में पूछेगा ही। तो ये याद रखिएगा, जोराहाट, नुमालीगढ़, सिकोनी, गुवाहाटी और बोंगाईगांव, ये 5 ठो याद रखिएगा। अब अगला है छठा, 2 ठो है वेस्ट बंगाल से, 3 ठो है वेस्ट बंगाल से। 3 ठो वेस्ट बंगाल से क्या है? मदारीहाट है, सिलीगुड़ी है, सोनापुर है। ये तीनों सिटी थोड़ा सा जाना पहचाना, क्योंकि वेस्ट बंगाल ना कोलकाता हम लोग के बगल में जाते आते रहते हैं, तो इसका नाम याद रहता है। तो 3 ठो याद रहेगा, मदारीहाट, सिलीगुड़ी, सोनापुर। तो कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देगा कि मदारीहाट कहाँ पर है, सिलीगुड़ी, सोनापुर पंप स्टेशन किस राज्य में है, तो वो सब पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा, मदारीहाट, सिलीगुड़ी, सोनापुर, ये 3 ठो हो गया। 3 ठो यानी कि PS6 मदारीहाट, PS7 सिलीगुड़ी और PS8 सोनापुर। और 2 ठो तो 9, 10 डुमर और बरौनी याद रहेगा। तो पंप स्टेशन के बारे में याद हो जाएगा, इसको एक दो बार रिपीट करिएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा। आप लोग इसको क्या कीजिए ना, एक तो लिस्ट बना लीजिए, मतलब एक तो पेज लीजिए, पेज में इसको लिख लीजिए। इससे जो है ना कम से कम बोले ना 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन तो कम से कम निकल जाएगा। और 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछ लिया, 10 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन निकल जाएगा इससे, निश्चित तौर पर निश्चिंत रहिए। ये हो गया 10 ठो पंप स्टेशन, रिगर स्टेशन के बारे में जानना नहीं है। अब आगे बात करते हैं इसका कुछ न्यू प्लानिंग के बारे में। देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ना, तेल के साथ में अभी जो देखिए उसका रिसर्च भी है, मतलब क्या कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के साथ में उसको रिसर्च भी करती है। सभी कंपनी, जितने भी कंपनी है, उसको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए हर चीज़ लिमिटेड है, जैसे कि तेल है, कच्चा तेल है या कोयला है, ये सब लिमिटेड है। वहाँ से भी लिमिटेड में हो सकता है 100 साल में निकल जाए, 100 साल में खत्म हो जाए, खत्म होगा ही होगा, इतना है। तो खत्म होने के साथ में ना अभी जो ऑयल इंडिया क्या करती है, रिसर्च करती है कहाँ कहाँ और कहाँ तेल मिल सकता है, कहाँ से ला सकते हैं, और कब बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चलता है। तो नई नई परियोजना है, इसका चलते नई प्लानिंग इसका चलते रहता है। तो कुछ कुछ राज्य में नया प्लानिंग चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नया प्लानिंग कहाँ चल रहा है, न्यू प्लानिंग में बात करते हैं। तो यह है राजस्थान में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सक्सेस भी हो गया है, हो सकता है इस पर काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। राजस्थान में 1988 ईस्वी में प्राकृतिक गैस मिला था, गैस का एक पूरा खदान मिला है, जिससे LPG होता है ना, उसी तरह का गैस का पूरा खदान मिला है। और इस पे भी ना काम जल्द से जल्द ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्ट करने वाला है, इस पे होगा काम। फिर उसके बाद है क्या, उड़ीसा में 1987 में यहाँ भी क्या मिला है, गैस का खदान मिला है। देखिए गैस का खदान मिलना आसान है, कहीं भी कोयला का खदान है उसके बगल में गैस का खदान मिलता है, ये मेथन गैस कोयला में मिलता है, आप लोग भी जानते हैं। उसके अलावा प्राकृतिक गैस मिलेगा ही, ये भी जानते हैं। तो प्राकृतिक गैस का ये लोग करती है, यानी कि झारखंड में, राजस्थान में और उड़ीसा में 2 ठो हो गया। एक अरुणाचल प्रदेश में 1992 में यहाँ भी मिला है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि 3 ठो जो राज्य है, राजस्थान, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 1992 ईस्वी में, ये तीनों राज्य में मिला है क्या, गैस का खदान मिला है, प्राकृतिक गैस का, जिससे LPG हो गया। LPG को निकाल के उसको जो है LPG का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेगी। ये जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है। हम लोग का यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन वाला ना बोले PS फेज 2 का काम चल रहा है यहाँ पर हम लोग के यहाँ, वो फेज 2 का काम जैसे समाप्त होगा उसके बाद वहाँ पर काम इसका स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए अंबाला कुरुक्षेत्र, यानी कि हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिला में, और उसके बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में, ये 2 जगह है, 3 जगह, अंबाला, कुरुक्षेत्र और कोल्हापुर। अंबाला कुरुक्षेत्र हरियाणा में और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इस जगह ना नगर गैस वितरण यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बैठ रहा है। इस पाइपलाइन को भी बैठाने का टेंडर किसको दिया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ताकि सबके घर घर पाइप बैठा दिया जाए, उस पाइप से वो काम चले। और यह काम अगर यहाँ पर सक्सेस हुआ ना, ऑयल इंडिया का सक्सेस होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, सक्सेस होगा, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो भी अभी काम कर रही है सब कुछ सक्सेसफुल कर रही है, एकदम हाईली टेक्नोलॉजीज कर रही है। हम लोग देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम कर रही है। इस दोनों जगह सक्सेस होगा ना, हो सकता है इसको कंप्लीट भारत में, कंप्लीट इंडिया में इसी को टेंडर मिल जाए, पूरा पाइपलाइन बैठाने का, गैस का पाइपलाइन, जैसे कि पानी का पाइपलाइन होता है वैसे गैस का पाइपलाइन बैठाने का हो जाए, वहां से गैस सबको सप्लाई दिया जाएगा। तो अभी इसका नया परियोजना कहां चल रहा है, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में और कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इस 2 जगह शहर में, मतलब नगर गैस वितरण के लिए पाइपलाइन बैठाने का परियोजना चल रहा है। तो इसका नई परियोजना याद रखिएगा, राजस्थान, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक गैस मिला है, इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है नगर गैस वितरण का पाइप बैठाने का काम चल रहा है। ये हो गया। अब देखिए है क्या ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड कुछ विदेशी के साथ भी संबंध रखा है, विदेशी व्यापार भी चल रहा है, विदेशी निवेश भी हो रहा है, विदेश में व्यापार चल रहा है। तो टोटल 9 देश को याद रखिएगा जिसके साथ ना ऑयल इंडिया लिमिटेड का खुद का व्यापार है, खुद का अपना जो है ना मतलब व्यापार में चलन चल रहा है, व्यापार में साथ में व्यापार चल रहा है। उस देश का नाम याद रखिएगा। पहला क्या है, लीबिया है, उसके बाद क्या है, नाइजीरिया, यमन, लीबिया, नाइजीरिया, यमन,
उसके बाद क्या है, वेनेजुएला, अमेरिका, बांग्लादेश। तीन तीन को याद रखिए, लीबिया, नाइजीरिया, यमन, वेनेजुएला, अमेरिका, बांग्लादेश, लीबिया, नाइजीरिया, यमन, वेनेजुएला, अमेरिका, बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद मोजाम्बिक, रूस और ओमान। म्यांमार, मोजाम्बिक, रूस और ओमान, म्यांमार, मोजाम्बिक, रूस और ओमान। ये सब जो है देश, ये सब देश कुछ देखिए, कुछ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चला गया, कुछ जो है यूरोप चला गया, कुछ जो है क्या नाम है एशिया में ही है। इसका कहने का मतलब है ना, इसका जो व्यापार है, इसका व्यापार का जो तालमेल समझौता है, यह जो है पूरे विश्व में लगभग फैला हुआ है। अमेरिका में भी फैला हुआ है, फिर रसिया में भी फैला हुआ है, फिर एशिया के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ है, फिर यूरोप में भी फैला हुआ है। इस सब क्षेत्र में इसका पूरा तरह से फैला हुआ है। तो ये था मोटा मोटा जानकारी इससे रिलेटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। ये मोटा मोटा जानकारी है। अगर आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुनिएगा और इसका कुछ डेट हो गया या कुछ नाम हो गया, साथ ही उस क्षेत्र का नाम हो गया, उस सब याद रखिएगा ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन इससे फंस जाएगा, कहीं दिक्कत वाला बात नहीं। एक तो बात और याद रखिएगा, ये जो पंप स्टेशन है ना, ये पंप स्टेशन ये संयुक्त रूप से काम कर रहा है। शुरुआत में जो पंप स्टेशन लगाया गया 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में पंप स्टेशन का खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ता था। उस समय के भारत के हिसाब से थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा पड़ता था। तो 2 ठो कंपनी, एक ठो नाम सुनेंगे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये जो है ONGC, और दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों कंपनी जो है इसी से रिलेटेड, मतलब क्या कि ना पेट्रोलियम से रिलेटेड और प्राकृतिक गैस से रिलेटेड। ये ONGC तो पूरी तरह से प्राकृतिक गैस से रिलेटेड करता है, ठीक है, और जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो वो तो पेट्रोलियम भी प्राकृतिक गैस भी, अभी दोनों जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो शुरुआत में जब ये पाइपलाइन बैठा गया था, लगभग क्या है 1157 किलोमीटर वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो पाइपलाइन बैठा गया था, ये सारे पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट ये दोनों कंपनी का हुआ था। अभी भी इस जो है पाइपलाइन से जो काम होता है, ये दोनों कंपनी काम करता है, ये दोनों कंपनी का साथ ही संयुक्त रूप से सारा चीज होता है। ये चीज है, तो ये चीज हो गया इस तरह से। अब एक बात और ध्यान रखिए कि जो है 2015 या 16 के आसपास में ये जितना भी 10 पंप स्टेशन है, इस 10 पंप स्टेशन को मॉडर्नाइज किया गया था। मॉडर्नाइज करने का परियोजना चला कि इस 10 पंप स्टेशन, देखिए था क्या, 1962 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और अभी चल रहा है 2021 तक में ना। इस बीच में देखिए जो मशीन था, मशीन काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, 2-2 लाख घंटा लगातार चलने का इस सब का रिकॉर्ड है, तो काम तो बहुत अच्छा से किया था। लेकिन अब है क्या ना कि प्रेशर लीक करता है, ये होता है, हर चीज़ का एक्सपायरी होता है, हर मशीन सबका भी एक्सपायरी होता है, हर चीज़ का एक्सपायरी होता है, मेरा आपका एक्सपायरी होता है। तो इसको जो है ना, इसको बोला गया कि इसको मॉडर्नाइज तरीके से किया जाए, क्योंकि अब समय बदल रहा है, अब हर एक चीज़ डिजिटल हो रहा है। डिजिटली मतलब क्या कि जितना भी चीज़ है वो सब लगा के उससे काम होगा। कहने का मतलब है जितना भी है कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, सबको ऑटोमेटिक अभी जैसे घुमाता है वहाँ से, अभी उसको घुमाना नहीं है, वहाँ से कंप्यूटराइज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसका अलग से एक फेज़ 2 पे वर्क चल रहा है, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 पे वर्क चल रहा है और वहाँ पर हम यकीन मानिए जितना भी मशीन लग रहा है ना, सब ऑटोमेटिक है, जितना भी है सब कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर जो है वहाँ से देख के उसको फिर आगे बढ़ाएगा, उसको आगे करेगा, उसी पर सारा काम होगा। तो आने वाले समय में मेरा अंदाज है कि इसमें जो है ना, हर एक पंप स्टेशन में लगभग रखिए 50 वैकेंसी जगह आएगा। तो कितना वैकेंसी आएगा? 50 वैकेंसी हर एक पंप स्टेशन में, 50 वैकेंसी पर पंप स्टेशन 50 वैकेंसी हमको लगता है मिनिमम आएगा कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड। तो इस 50 वैकेंसी को अगर हम 10 से गुना कर दें तो लगभग 500 वैकेंसी 500 वैकेंसी ये तो मिनिमम है। 500 वैकेंसी जो है ये मिनिमम है, मिनिमम 500 वैकेंसी आने वाला है। अब देखिए, और दूसरा बात क्या है कि अभी जो बिहार का जो लड़का था उसको नहीं लिया गया, असम का लिया ही गया है और वेस्ट बंगाल का लिया ही गया है, अरुणाचल प्रदेश का लिया गया, लेकिन बिहार का नहीं लिया गया है। और थोड़ा जो है ये दिक्कत वाला बात है, लेकिन दिक्कत वाला बात अब भी नहीं है, क्योंकि अभी 500 वैकेंसी हम लोग के हाथ में है। हो सकता है आने वाले समय में इससे रिलेटेड वैकेंसी निकलेगा, हम जो इसका भी जानकारी आपको वीडियोस में देते रहेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको हम ना अपडेट रखेंगे हमेशा अपने चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप जो है इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सबको बताइए, इसमें जुड़े रहें। और इसमें जो है ना, और जो इसके बाद जो ये तो 10 नंबर का तो हम कंप्लीट कर दिए, 10 नंबर के बाद जो बाकी बचता है 80 नंबर का, उसका पढ़ाई, उसमें से मैथ और रीजनिंग आप लोग देख लीजिए। रीजनिंग और मैथ को खास भारी पूछता नहीं, बहुत हल्का पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा अपने स्तर से और बोलिएगा तो हम उसका ही बता देंगे। हम जो है बाकी जो और बचता है 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर का, उससे रिलेटेड हम सब कुछ बताएंगे, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको हम बताएंगे। और उसको बता करके मतलब कि जीके से रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री में पूछेगा, ज्योग्राफी में पूछेगा, साइंस से कुछ पूछेगा, उसके साइंस एंड टेक्स से, कंप्यूटर से कुछ पूछेगा। इससे रिलेटेड जितना भी जानकारी है ना, उसका वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे और आप लोग बनते रहिएगा और मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई कीजिएगा। तो आप लोग जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी बनाए वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।